नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हर मसले एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर चीज़ें एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। चूँकि हम लोग बात करते हैं विश्व व्यवस्था के बारे में, तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो भारत की इंटरनल, जो एक तरीके से कहा जाए जो आंतरिक संरचना है या उसमें जो आंतरिक कमियां हैं, वो किस तरीके से बाहर के जो विदेश में या किसी तरीके से भारत के दोस्त या दुश्मन जो भी देश हैं उनसे वो किस तरीके से भारत को किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे सुरक्षा और बाहरी या विदेशी एजेंसी लिख सकते हैं, या एक तरीके से खुफिया एजेंसी। अब इसको हम लोग देखेंगे ऐसे। चलिए दो तरीके से बात करते हैं इसको। एक सुरक्षा होती है एक आंतरिक और एक होती है बाह्य। चूंकि हमारा टॉपिक आंतरिक सुरक्षा है और हमको ज़्यादा बात आंतरिक सुरक्षा पे ही करनी है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाह्य सुरक्षा क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये भारत देश हो गया एक तरीके से, अगर इसको पूरा बना लें ऐसे मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए ये भारत हो गया, तो भारत को जो चारों तरफ से सुरक्षाएं मिलती है, जैसे मान लीजिए इधर हिमालय से सुरक्षा हो गई, इधर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बॉर्डर बनाया गया है वो सुरक्षाएं हो गई, इधर पे जो हिंद महासागर और एक तरीके से कहा जाए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, इसमें जो सुरक्षाएं हो गई, इधर म्यांमार की तरफ जो बॉर्डर हो गया ये सुरक्षाएं हो गई। तो जो बाहर से लोगों को या बाहर से किसी देश को एक तरीके से बाउंड्री बना के रखा जाता है, उसको कहते हैं बाह्य सुरक्षा। लेकिन हम लोगों को बात करना है ज़्यादातर आंतरिक सुरक्षा पे। लेकिन हमको ये भी समझना होगा साथ में कि किस तरीके से जो आंतरिक सुरक्षा होती है वो बाह्य सुरक्षा पे ही निर्भर करती है। अगर हम लोगों को बाह्य सुरक्षा जो है, बाह्य सुरक्षा कम कर दी जाए अगर, तो आंतरिक सुरक्षा जो है वो ऑटोमेटिक डैमेज हो जाती है। ये चीज़ें तो लगभग सबको पता होगा कि आंतरिक सुरक्षा जो होती है वो बाहर से ही रोकी जाती है। जैसे मान लीजिए भारत में युद्ध हो रहा हो या युद्ध जैसी कोई स्थिति बनी हुई हो, अगर भारत के बाहर से कोई मिसाइल आ रहा हो तो उसको बाहर ही रोकने का काम जो करती है वो बाह्य सुरक्षा करती है। इसको हम अलग अलग ढंग से अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखे थे और हम लोग समझते भी हैं कि किस तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है वो चीज़ों को रोकता है और बाहर ही मिसाइलों को खत्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे सैनिक भी होते हैं जो दूसरी जगह पर जाकर लड़ते हैं और वहाँ पर हमको जितवाते हैं और हम लोग उसकी खुशी भी मनाते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं आज किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा जो होती है वो, या आंतरिक सुरक्षा, इसमें कुछ ऐसे टर्म हैं या कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो आंतरिक रूप से मौजूद कुछ चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी बात करते हैं उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं आंतरिक रूप से जो भारत को किसी न किसी तरीके से हमेशा से प्रभावित करती रहती हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा हर चीज़ों पर बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया बाह्य सुरक्षा और इधर हो गया आंतरिक सुरक्षा। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या है बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे अगर बाहर से कोई मिसाइल आ रहा हो और वो आकर भारत की जमीन पर गिर रहा हो और उसको बाहर ही रोक दिया जाए तो वो कहा जाता है बाह्य सुरक्षा, कि भारत देश के बाहर ही सुरक्षा मिल गई। लेकिन एक होता है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा भी बाह्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। हमारा टॉपिक ही यही है आज का कि किस तरीके से जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो किस तरीके से एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी एक तरीके से कहा जाए इफेक्टिव या प्रभावित करती है। तो हम लोग इस पे आज थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं कि भारत में ऐसे क्या क्या मैटर हैं या भारत में ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं। भारत, जैसे मान लीजिए भारत के मुद्दे, भारतीय आंतरिक मुद्दे, भारत में किस किस तरीके के आंतरिक मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी प्रभावित होती है, इस पे बात करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, या भारत की जो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि हम लोगों को यही देखना है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
कि भारत की आंतरिक सुरक्षा कितने तरीकों से डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धर्म, जाति, लिंग, ये हो गया जो सबको पता है और सब जगह से आती है। फिर होता है क्षेत्रवाद, फिर होता है नक्सलवाद, ये हो गया धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि नशा, या आप मान सकते हैं ड्रग, आप इसमें मान सकते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी भी इसी में आती है। इन सभी टॉपिक पर हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आगे हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों का क्लियर होता चले। और भी एक दो चीज़ें होंगी जो आगे समय के साथ होती जाएंगी और देखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए भारत है, अब हम एक मैप बना लेते हैं जिससे हम आगे हर चीज़ें इसी में समझते रहेंगे। मान लीजिए यही भारत हो गया, हमको समझने से मतलब है बस। मान लीजिए अब इसमें धर्म रहते हैं, मान लीजिए धर्म हो गए हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, और एक तरीके से कहा जाए जैन, बौद्ध, और जो भी हैं अपने यहाँ थोड़े बहुत पाए जाते हैं जो अलग से आए हैं और वो भी यहाँ अपने यहाँ निवास करते हैं या उनके बारे में लोगों को कम जानकारी है, वो सारे धर्म इसी में आते हैं। अगर किसी बाहरी विदेशी एजेंसी को भारत को इंटरनल रूप से लड़ाना हो, जैसे मान लीजिए CIA हो गया, CIA जो कि अमेरिकन USA की खुफिया एजेंसी है, या ISIS हो गया, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो गया, क्योंकि इन्हीं की बातें ज़्यादा होती हैं तो हम इन्हीं का उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनको चाहिए कि भारत में अशांति हो जाए तो भारत में क्या करेंगे, भारत को हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या मुस्लिम वर्सेस बौद्ध, या बुद्ध वर्सेस मुस्लिम, किसी में भी बुद्ध वर्सेस हिंदू, कुछ भी कर लीजिए आप, इसमें इनको लड़ा देंगे। अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया, मुस्लिम वर्सेस बौद्ध हो गया, या बौद्ध वर्सेस हिंदू हो गया, बुद्ध वर्सेस जैन हो गया, इनमें आपस में इनको लड़ा देंगे। अब जब इनको लड़ाएंगे तो भारत में दंगे होंगे। जैसे मान लीजिए जगह जगह पर, यहाँ पर हिंदू हो गए, यहाँ पर मुस्लिम हो गए, इन दोनों के बीच में दंगे हो गए। तब दंगे होने की वजह से भारत में कितनी चीजें प्रभावित होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों का रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये प्रभावित होता है। दूसरी, जब बड़ी बड़ी मार्केट बंद हो जाती है या पूरी जो मार्केट खाली हो जाती है, तो उसकी वजह से एक तरीके से कहा जाए जो इकोनॉमी होती है पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी रुक जाती है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे कि दंगे होने से क्या क्या चीजें प्रभावित होते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं जाति। चूंकि हम लोगों का एक ये तो हमेशा से ज्वलंत टॉपिक रहा है, एक तरीके से माना जाए कि ऐसा लगता है जैसे एक कहावत है या एक लाइन कही जाती है कि जाति है कि जाति नहीं, मतलब जाति है जो भारत देश के लोगों से जाति नहीं, ये एक बात है। तब इसमें समझते हैं जाति। जाति में कैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे जनरल, या एक तरीके से कहा जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे भी कि किस तरीके से भारत में जाति बनाई गई थी और कैसे कैसे बनाते बनाते जो कर्म आधारित काम था वो जन्म आधारित होता गया और लोग इसमें फंसते चले गए। तो लेकिन हम अभी बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 जातियां हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या हुआ था, अगर इनको लगेगा ISI को या CI को, इनको अगर ये लगे कि भारत में पूरी तरीके से शांति है तो भारत में बिकने वालों की कमी नहीं है, या चूंकि अभी हम लोग एक तरीके से उभरते हुए राष्ट्र हैं, हम लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो कुछ लोग जो बेरोजगार होते हैं या थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए कि कम पैसे, उनके पास पैसे का अभाव होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी एक जाति धर्म को अपने साथ में लेकर चलने लगते हैं। आजकल के कुछ बड़े लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ये काम करते हैं, चूंकि एक जाति को उकसा देते हैं और उस जाति के वो नेता बन जाते हैं आगे चल के, और उसके बाद में वो संसद में जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर CIA या ISI को ये लगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें इस टाइम शांति चल रही है,
तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैटर निकाल के और किसी न किसी मामले में, चाहे वो शूद्र को क्षत्रिय से लड़ा दें, या एक तरीके से कहा जाए ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ा देंगे, या क्षत्रिय को वैश्य से लड़ा देंगे, या ब्राह्मण को वैश्य से लड़ा देंगे, या वैश्य को शूद्र से लड़ा देंगे, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेंगे और चारों में से एक दो लोगों को या दो तीन लोगों को आपस में लड़ा देंगे। तो ये काम भी भारत में शुरू से होता आ रहा है। तो ये भी एक समझने वाली बात हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे लिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से माना जाए अब के समय में बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते थे अभी तक दो लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, फीमेल और मेल। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे कई आते गए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं LGBTQ, और भी हैं लेकिन हम लोग इसी के सामने लिख देते हैं प्लस, LGBTQ+। अब इसमें कई हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्यूर, ये सारे होते हैं। इसमें से एक होते हैं जिनको ये रहता है कि उनका जो लगाव है वो लड़कियों में रहता है, एक होते हैं जिनका लगाव लड़कों में होता है, एक होते हैं जो ऑपरेशन से अपना एक तरीके से कहा जाए सर्जरी करवाते हैं और अपना जेंडर चेंज करवाते हैं, एक होते हैं जो अभी तलाश में रहते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमको इंटरेस्ट किस में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आती हैं LGBTQ+ में। अब इसमें क्या होता है, अगर चूंकि मैं उदाहरण इन्हीं दोनों का दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही दोनों हैं। बांग्लादेश की एजेंसी हो गई, चूंकि उनके पास पैसे की कमी है इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, एक तरीके से कहा जाए नेपाल, इनके सबके पास अपनी अपनी खुफिया एजेंसी हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमको लगता है वैसे वैसे हम बात करेंगे। CIA हो गया, ISI हो गया, और चाइनीज जो एजेंसी हैं उनके बारे में। तो हम लोग सिर्फ बात अभी इन्हीं दोनों की कर रहे हैं। तो अगर इनको ये लग गया कि भारत में सारी तरीके की शांति है तो ये लोग आएंगे, या आने का मतलब ये डायरेक्ट नहीं आते हैं, आने का मतलब ये हुआ कि ये किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चला देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए या किसी को एक पैसा देकर किसी को बता देते हैं तो उनके जरिए। तो इसमें से शांति है, फिर पता चलेगा किसी दिन लड़की और लड़कों में हम ज़्यादा अच्छे हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, इनको लेकर लड़ाई चालू हो जाती है। चूँकि लड़की और लड़के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है, जैसे हिंदू कल्चर में कहा जाता है कि शंकर भगवान को एक नाम दिया जाता है अर्धनारी नरेश्वर, मतलब उनको कहा जाता है कि वो दोनों थे, आधे नारी थे और आधे नर थे। ये इसलिए कहा जाता है ताकि हिंदू धर्म में इन दोनों को साथ में, या नारी को और पुरुष को साथ में लेकर चला जाए। पूरक का एक शब्द ये भी होता है, या एक सारांश ये भी होता है कि अब बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। तो इस मामले में कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर लगेगा इनको कि इसमें शांति है या इन लोगों में शांति चल रही है तो ये लोग आएंगे और चाहे पुरुष को स्त्री से लड़ा दें, या LGBTQ इसमें कई हैं, और LGBTQ+ में से किसी लोगों को निकालेंगे और अपने आवाज़ के लिए या अपने बातों के लिए इनमें से किसी न किसी को आपस में लड़ाते रहेंगे। तो ये काम भी करते हैं। हम लोग एक लोगों की बात नहीं करते हैं, और वो होते हैं किन्नर समुदाय। बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लड़का हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि मैं लड़का हूँ, या कोई लड़की है तो उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। बस गुणसूत्र की बात थी, XY हो गया लड़का हो गया, XX हो गया वो लड़की हो गई। इसी में कोई दिक्कत हुई तो अगर मान लीजिए XXY हो गया या XX और क्या कहते हैं एक तरीके से माना जाए कि बढ़ गया, तब उसको मान लिया जाता है कि हो गई लड़की या ट्रांसजेंडर, एक तरीके से किन्नर हो गया। तो किन्नर होने में, मेल होने में, फीमेल होने में, एक तरीके से कहा जाए लड़का होने में, लड़की होने में और किन्नर होने में किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर इंसान का या उसके माँ बाप का बायोलॉजिकल हाथ तो होता है, लेकिन मेंटली अगर वो चाहे कि मैं ही इसको बना के दूं तो ये उनकी जरूरत नहीं होती, या उनके हाथ में नहीं होता है। मान लीजिए अगर एक लड़की है,
एक लड़का है, अब लड़का जो बना है वो भले ही माता के पेट में बना हो, लेकिन उसमें उसकी माता का सिर्फ गुणसूत्र का और उनको पालन करने का हाथ है, उसके लिंग निर्धारण करने का हाथ ना तो माता का था ना पिता का था। हाँ, बायोलॉजिकल कारण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पूरा कारण जो है वो माता पिता के द्वारा ही है। अगर ऐसा होने लगे तो भारत के कई राज्य हैं और खास करके भारतीय पूरे उपमहाद्वीप में ऐसी कई जगह हैं जहां पर लड़कों को मान्यता ज्यादा दी जाती है, तो उस हिसाब से लड़कियां एक तरफ से कम होती चली जाएंगी। तो एक समाज है किन्नर। अब किन्नर जो किन्नर बनाया गया वो अपने मन से तो बने नहीं, वो बने तो हैं किसी के द्वारा। जब मतलब उनके माँ बाप ने जब उनको जन्म दिया तो वो ऐसे नहीं थे कि उनके अंदर या लड़कियों वाला भाव हो सके या लड़कों वाला, वो बीच में एक तरीके से कहा जाए किन्नर के रूप में आए। तो इनको लेकर समाज में पता नहीं किस तरीके की अवधारणाएं बना ली गई हैं कि इनको सबसे अलग ही माना जाता है, इनको जॉब नहीं मिलेगी, ये सोसाइटी में रह नहीं सकते हैं। तो इन लोगों ने अपना एक तरीके से अलग अपना सिस्टम स्टार्ट किया कि जिस चीजों को हम लोग छुपाते हैं, सब लोग छुपाते हैं, या एक तरीके से कहा जाए जो उनके प्राइवेट पार्ट होते हैं जिसको छुपाया जाता है, इन लोगों को लगा अगर हम लोग कुछ मांगेंगे खाएंगे नहीं तो पेट कैसे भरेंगे। तो इसलिए इन्होंने आगे चल के अपने आप को कहा कि अगर सोसाइटी को सभ्य रखना हो तो ये लोग ये करते हैं कि अपने जेंडर को छुपा के रखते हैं, जो आम लोग होते हैं जैसे मेल फीमेल हो गया। तो इन्होंने क्या किया, उसको दिखाना चालू किया एक तरीके से, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ इनके साथ एक तरीके से, चाहे वो सिंपैथी मान लीजिए, चाहे वो मान लीजिए कि उनको कुछ पैसे चाहिए, उसका एक तरीका हो गया। तो इन सब चीजों के लिए किन्नर ने ये करना चालू किया। इसमें भी उनका सिर्फ पैसे वाला काम है, पैसे का ही मतलब था। अगर उनको सोसाइटी में काम मिलता, अगर उनको सोसाइटी में जगह मिलती, अगर उनको एक तरीके से सोसाइटी में हर जगह पढ़ाने को आने जाने को मिलता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जात लिंग या धर्म को लेकर अपने आप को ये नहीं करना चाहिए कि हम ही बेस्ट हैं। चूंकि मैं जियोग्राफी पढ़ता हूँ और थोड़ा सा लोगों को बताने की भी कोशिश करता हूँ, उसमें ये बातें हैं कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो उसमें पृथ्वी नजर भी नहीं आती, और उसमें रहने वाला एक इंसान अपने आप को ब्रह्मा से भी आगे मांग ले, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए समझते हैं कि जो किन्नर होते हैं उनको समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और धीरे धीरे समाज सुधर भी रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, हाँ, तो इनमें भी किसी न किसी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि CIA और ISI कुछ फंडिंग या कुछ करके इन लोगों को भी आपस में लड़ा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रवाद। चूंकि अब हम लोग अब आ रहे हैं एक बड़े टॉपिक की तरफ। जैसे मान लीजिए आज के समय में क्षेत्रवाद को लेकर इतनी समस्या है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। अब इसको आप समझिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कोई है, वो कह रहा है कि मुझे चाहिए अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का मतलब हो गया यूपी का अवध भाषा वाला राज्य है, वो अवध क्षेत्र हो गया। या कोई कह रहा है मुझे चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब हो गया कि जो एक तरीके से कहा जाए जो पंजाबी लोग हैं वो अपने आप को बताते हैं कि हम अलग राज्य की या राष्ट्र के रूप में बनना चाहते हैं। जो पंजाब है, मान लीजिए पंजाब हो गया, तो कहते हैं कि हम पंजाब के रूप में एक अलग राज्य के रूप में या राष्ट्र के रूप में बनना चाहते हैं, मुझे स्वतंत्र किया जाए। और इनका पूरा फायदा ISI उठाता है और पंजाब को फंडिंग करता है और कुछ लोगों को वहां से निकालता है। जैसे एक बहुत बड़ा नाम थी इससे पहले, भिंडरवाला, उनको भी कहा जाता था कि वो पंजाब को, खालिस्तान को अलग करने के लिए बात करते हैं। तो जो पंजाब को अलग करने के लिए आप बात करोगे तो आप देखोगे कि कई लोग आपको फंडिंग करने लग जाएंगे, बाहर के लोग, जो ये कहेंगे कि हाँ आप ऐसी मांगे कीजिए ताकि सरकार जो है वो इसी में डिस्टर्ब रहे, ताकि आगे लोग भी विकास ना कर पाए। तो जो पंजाबी या पंजाब राज्य है, इसकी मांग जो की जाती है वो एक तरीके से, इसीलिए उनके पास अपना खुद का पैसा बहुत कम होता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, बाकी उनको बाहर से फंडिंग की जाती है ताकि ऐसा मांगा जाए। पंजाबी हो गया, चलिए ये तो एक तरीके से माना जाए अवध क्षेत्र हो गया, या जो और भी क्षेत्र हो गए, ये अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। लेकिन यहाँ गरिमा को बढ़ाने की मांग यहाँ भी हो रही है, क्योंकि ये मांगे ज्यादा हो गई हैं और ये मांगे बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए ज्यादा हाईलाइट बात हो जाती है कि पंजाब या खालिस्तान राज्य की मांग। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई राज्य हैं, यहां पर भी नहीं है, जहां भी जाओगे आप ये मिलेगा कि किसी राज्य में कई प्रकार के भाषा बोलने वाले, जैसे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भी बोलते हैं, अवधी भी बोलते हैं, और पश्चिम की तरफ आप चले जाएंगे, जैसे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएंगे, मेरठ की तरफ चले जाएंगे, तो उधर भी एक तरीके से ब्रज बोली जाती है, कई भाषाएं वहां पर हैं। तो वो जितने भाषा वाले लोग होते हैं वो अपने आप को बताते हैं कि मुझे एक अलग राज्य के रूप में बनाया जाए। तो ये चलता रहता है। अब बात करते हैं नक्सलवाद की।
पहले समझते हैं नक्सलवाद होता क्या है। नक्सलवाद का मतलब होता है ये लोग सरकार के कामों से खुश नहीं होते हैं, और खुश ना होने का कारण यही है, नक्सलवाद बनने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उस क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र में जो विकास की कमी होती है, क्षेत्र में विकास की कमी, अगर कहीं पर विकास कम हुआ होगा तो वहां के लोगों को असंतोष होगा, वहां के लोग खुश नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे ही घर में, मेरे एक तरीके से कहा जाए मेरे ही क्षेत्र में अगर कोई चीज ना बने और मेरे आरी बगल के क्षेत्र में कुछ चीज बनने लगे, फैक्ट्रियां बन जाएं या नेट लग जाए या सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी, तो हम लोगों के बीच में भी असंतोष होता है। यही काम हुआ क्षेत्रवाद, एक तरीके से कहा जाए नक्सलवाद में। नक्सलवाद के लोग जो थे, जो नक्सलाइट कहा जाता है, वहां पर क्या हुआ कि एक तरीके से विकास वहां पर कम हुआ। अब ये कुछ गिने चुने क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें इतने ज्यादा उग्र तरीके से लोग रहते हैं कि वो पुलिस की पूरी पूरी गाड़ियां जला देते हैं। उनके पास अच्छे अच्छे, एक तरीके से कहा जाए जो सेना के पास हथियार होता है वो उनके पास रहते हैं। तो इसमें कुछ राज्य हैं, जैसे मान लीजिए एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया बिहार का कुछ राज्य, एक हो गया मान लीजिए झारखंड का कुछ राज्य, और एक हो गया उड़ीसा का कुछ राज्य। तो इन चारों राज्यों को, झारखंड, एक तरीके से बिहार, छत्तीसगढ़, एक तरीके से कहा जाए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये जो राज्य हैं इनको कहा जाता है, ये चारों राज्य, इसमें अभी तक के मामले में सबसे ज्यादा नक्सलाइट लोग देखे जाते हैं। नक्सलियों की अपनी भी मांग होती है, और वही छोटी छोटी मांगों का फायदा उठाकर कुछ बड़े लोग अपने आप को उसमें नेता बना ले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मेरी तनख्वाह 10,000 हो और मैं बोलूं कि मेरी तनख्वाह बढ़ा के 15,000 की कर दी जाए, तो इसके लिए कुछ लोग निकलेंगे, तो उसमें एक लोग सबसे आगे आ जाएंगे, वो अपने आप को नेता कहेंगे, और नेता कहने की वजह से सभी इनको 500-500 रुपए देंगे, और धीरे धीरे चल के ये बड़े होते चले जाएंगे, और हम लोगों की तनख्वाह जब तक 15,000 होगी तब तक हम लोग रिटायर होने के कगार पर आते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो ये लोग होते हैं, एक तरीके से कहा जाए जो नेता बन जाते हैं उसी में से, वो एक तरीके से तो चाहते हैं कि तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन एक तरीके से चाहते हैं अगर इनकी मांगे सारी पूरी हो गई तो ये लोग हमारे पास आएंगे भी नहीं। इसलिए नेता अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब चलिए बात करते हैं, हाँ, तो ये जो लोग थे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, ये पूरे क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर ये कहा जाता है। रेड कॉरिडोर का मतलब हुआ कि इसमें ज्यादातर नक्सलाइट लोग हैं, जैसे किसके हो गया बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक तरीके से कहा जाए झारखंड, इसको कहा जाता है रेड कॉरिडोर। इसमें ज्यादातर नक्सलाइट लोग रहते हैं। ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, और भी कई मुद्दे हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। मेन तुम्हारे पास यही कुछ मुद्दे थे। हम लोग बात करते हैं भाषा को लेकर। भाषा, जैसे मान लीजिए ये हो गया भारत, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। आप इधर देखेंगे तो इधर ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और ये भी हैं। इनके बारे में अलग से बात करेंगे, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके बारे में अलग से बात करेंगे। पहले साउथ के समझते हैं। साउथ में जितने राज्य हैं उतने तरीके की भाषाएं हैं। ये भारत के उत्तर में भी है। उत्तर राज्य मतलब जैसे कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, एक तरीके से कहा जाए आप मान सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, सब में है। लेकिन यहाँ के लोग लगभग हिंदी बोलते हैं, इसलिए ये कहा जाता है नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ वर्सेस साउथ। इसमें सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात को लेकर है? भाषा को। चूंकि ये लोग मानते हैं संस्कृत, और संस्कृत के बाद मानते हैं संस्कृत से ही निकली है हिंदी, तो ये लोग मानते हैं हिंदी को बेस्ट। लेकिन साउथ वाले क्या मानते हैं कि इनके यहाँ जो अपनी भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये सारी जो भाषा हैं, एक तरीके से महाराष्ट्र में मराठी, ये जितनी भी भाषा हैं, ये लोग मानते हैं कि ये भी एक तरीके से हिंदी से समानता रखती हैं। तेलुगु साहित्य को कहा जाता है कि बड़ा साहित्य माना जाता है। तो जो ये हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, तो ये लोग मानते हैं कि ये एक तरीके से समानताएं रखती हैं संस्कृत से ही। तो हम क्यों संस्कृत को ज्यादा अच्छी माने, जब हमारी खुद की भाषा इतनी पुरानी है, हम खुद ही इतने पुराने रूप से रह रहे हैं, या इतने पुराने ढंग से हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, या हमारा खुद ही इतिहास इतना पुराना है, तो हम लोग क्यों संस्कृत को ज्यादा अच्छी माने। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती है, और ये एक तरीके से उनकी भी अपनी तरीके से जायज मांग है। लेकिन चूंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को रहता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, और हम लोग
दूसरे को अच्छा नहीं मानते हैं। ये होता भी है, ये हर जगह होता है। अब समझते हैं एक आता है पूर्वोत्तर। ये इनको हम कहेंगे, इनको सच में साउथ और नॉर्थ दोनों, वैसे तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे हिंदी भाषा को या और भी चीजों को लेकर। जब बात नॉर्थ ईस्ट की आती है, इनको लोग भारत का हिस्सा सही से मानते ही नहीं रहे। जब तक चाइना इनके ऊपर कुछ नहीं करता है यहां पर, और यहां पर बैठे लोग इनसे ज्यादा मतलब ही नहीं रखते, कोई नहीं बात करता। एक बात करते हैं, ऐसी बात नहीं कि बात नहीं करते हैं, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से हम बात करते हैं तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की, कन्नड़ की, उड़िया की, या एक तरीके से कहा जाए तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, केरल, इनकी बात करते हैं, उस तरीके से हम बात नहीं करते हैं इधर आके कि असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन लोगों की बात हम लोग उतना नहीं करते हैं। और ये भी जब इनके ऊपर कोई हमला होता है या कोई बात होती है या किसी तरीके से कोई मेडल लेकर आता है या कोई देश का नाम ऊंचा करता है, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ ये भी भारत का हिस्सा है। तो ये अभी भारत में एक बड़ी समस्या वाली बात है कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई होगी लेकिन भाषा को लेकर, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों लोग एक साथ आ भी जाते हैं। जैसे अभी भारत की बात हुई ऑपरेशन सिंदूर की, तब ये लोग आपस में एक साथ हो गए। ये लोग क्या, सब लोग एक साथ हो गए मान लीजिए, लेकिन जब बात कोई आती है तो ये लोग आपस में अलग अलग बंट जाते हैं, जो कि दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से आगे चल के बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। इसका फायदा बाहर की सिक्योरिटीज उठाती हैं, जैसे मान लीजिए बाहर की जो एजेंसीज हैं वो उठाती हैं, जैसे मान लीजिए ISI, और एक तरीके से कहा जाए आप, एक तरीके से मान लीजिए कहा जाए कि जो CIA है, ये लोग इन चीज़ों को बड़ा फायदा उठाती हैं। माफ कीजिएगा, मैंने शुरुआत में ISIS कहा था, वो ISI है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और कि किस तरीके से भारत में और भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। एक तो अब हो गया डिजिटलाइजेशन। अब डिजिटलाइजेशन जो हो गया है, इसकी वजह से भी कई तरीके से लड़ाइयाँ भारत में हो जाती हैं, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन। अगर मिस इन्फॉर्मेशन हुई किसी चीज को लेकर, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि साउथ इंडिया में कुछ हिंदी वाले लोग थे, उनको किसी ने मार दिया, मान सकते हैं कि हो गया हो 1 मिनट के लिए, चूंकि उनकी और भी कोई गलती हो सकती है वहां पर, लेकिन हम लोग अभी मान ले रहे हैं कि 1 मिनट के लिए मार दिया। इसको नॉर्थ इंडिया में आएगा, नॉर्थ इंडिया के लोग इसको पूरा देखेंगे, सोशल मीडिया को, डिजिटलाइजेशन की वजह से सोशल मीडिया पर इसको देखेंगे, वो गुस्सा होंगे, वो पूरे साउथ इंडियन से नफरत करने लगेंगे। हो सकता है इन दोनों की आपस में कोई दिक्कत रही हो, हिंदी भाषी राज्य जो है, लोग जो है वो साउथ में गए थे कोई काम करने के लिए, कुछ घूमने के लिए, उनकी आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई हो। क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं और नॉर्थ इंडिया में मैं अपने जगह पे रहता हूं, कोई बाहर से आकर मेरे ऊपर हमला करेगा तो 10-5 लोग उसके मेरे साथ में और आकर उठ के उसको मार देंगे। तो हो सकता है वो लड़ाई हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज की रही ना हो, लेकिन डिजिटलाइजेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन हुआ और तुरंत लड़ाई स्टार्ट हो गई और नॉर्थ वर्सेस साउथ हो गया। तो ये चीजें होती रहती हैं, इन चीजों को आगे चल के इसे देखना पड़ता है कि किन किन चीजों को लेकर ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और भारत में इस टाइम की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो भाषा ही है। भाषा बहुत बड़ी लड़ाई है और हम लोग आगे किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अलग भाषा, अलग पहनावा, अलग वेशभूषा, अलग खान पान, अलग रहने के बावजूद भी एक देश को पूरी तरीके से समेट के रखे हैं। ये एक बड़ी बात है भारत के लिए, पूरे विश्व में ऐसा कहीं पर नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे किसी दिन। अब हम लोग बात करते हैं इसके हानि की, क्योंकि इनसे कोई लाभ तो है नहीं, लाभ है, कुछ लाभ हैं। पहले हम लोग लाभ की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि अगर भारत में जो ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, लिंग भेद, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इससे क्या क्या लाभ है। जैसे लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और किसको भी कुछ भी कह सकते हैं आप, जैसे भाषा, इनसे जो लड़ाइयां होती हैं या इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनसे कुछ लाभ भी होते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अब इनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिंग। अब लिंग के वजह से अगर कोई लड़ाई हो रही है तो इसमें ये बात जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई लिंग उसमें से, जैसे मान लीजिए महिला है या पुरुष हैं, उसमें अगर आपस में किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसका पूरा मतलब यह है कि इसमें से कोई एक ऐसा है
जो एक ने जिसके ऊपर राज किया है या शोषण किया है, तो वो चीज बाहर निकल के आता है। दूसरी जाति, अगर जाति को लेकर लड़ाइयां होती हैं तब भी ये समझ में आता है कि कोई ऐसी जाति है जो शोषित है और कोई ऐसी जाति है जिसने शोषण किया है, तो वो भी निकल के आता है। फिर आता है धर्म, अगर धर्म को लेकर लड़ाइयां होती हैं तब ये समझ में आता है कि कोई ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्म के ऊपर हावी हो रहा है। चूंकि भारत एक तरीके से माना जाए कि कहा जाता है कि सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पर किसी तरीके के धर्म को मतलब ऐसा है कि राज्य द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो ये कह सकते हैं आप कि धर्म पे, तब भी ये भी देख सकते हैं कि किसी भी धर्म को लेकर अगर कोई बढ़ावा दे रहा है या किसी धर्म को लेकर किसी तरीके का विवाद हो रहा है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। फिर आता है क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद को लेकर अगर किसी तरीके से लड़ाई होती है तो क्षेत्रवाद में भी हम ये लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई क्षेत्र से लड़ाई हो रही है, क्षेत्रवाद की मांग हो रही है, तो ये मान सकते हैं उस क्षेत्र में कम विकास हुआ होगा। क्योंकि अगर पूरा क्षेत्र ही डेवलप हो जाता तो वो क्षेत्र अलग होने की मांग करता ही ना। जैसे यूपी, उत्तराखंड ये अलग हुआ था एक टाइम पे, हैदराबाद से जब तेलंगाना था और एक तरीके से तमिल, ये दोनों आपस में थे, वहां पर भी अलग हुए थे। या जैसे जैसे अलग होते जाते हैं, राज्य बनते जाते हैं, उनके बारे में तो ये माना जाता है कि वहां पर विकास कम हुआ होगा, इसीलिए वो लोग अलग हुए थे। अब एक हो गई भाषा, अगर भाषा को लेकर किसी तरीके से लड़ाई हो रही है या भाषा को लेकर किसी तरीके से बात हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि ये लोग अपनी संस्कृति से परिचित हैं। साउथ इंडियन अपनी संस्कृति को जानते हैं, नॉर्थ इंडियन अपनी संस्कृति को जानते हैं। चूंकि ये दोनों अपनी अपनी संस्कृति को जानते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को ये मानते हैं कि हम आपकी संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ये लोग अपनी संस्कृति को लेकर बड़े उत्साहित हैं या अच्छे हैं, या अपने तरीके से एक तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हो गया। अब इसके ये इतने बड़े फायदे नहीं हैं, लेकिन एक तरीके से फायदे कह सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान क्या क्या है? नुकसान, अब हम लोग नुकसान की अगर बात करने लगे तो सबसे पहले तो यह है कि ISI और CIA ये दोनों मिलके ये देखते हैं कि किसी तरीके से इनको नुकसान पहुंचाया जाए। सबसे पहले मान लीजिए जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा, इसको लेकर किसी भी तरीके की अगर लड़ाई होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले दंगे, मतलब एक दंगे लिखते थे, इसमें क्या क्या होता है? जनधन की हानि, जनधन की हानि हो गई। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक तरीके से कहा जाए कि लोगों में एक दूसरे को लेकर दुर्व्यवहार हो जाता है। दुर्व्यवहार का मतलब ये होता है कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम हिंदू से नहीं बात करेंगे, या हम हिंदू हैं मुस्लिम से नहीं बात करेंगे, या हम लोग SC हैं OBC से नहीं बात करेंगे, OBC नहीं, मान लीजिए हम लोग SC हैं या शूद्र हैं, हम लोग एक तरीके से ब्राह्मण या क्षत्रिय से बात नहीं करेंगे, या हम लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, हम लोग एक तरीके से जो भी शूद्र से बात नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है। तीसरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए बड़ी मार्केट है, कोई पूरी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर दंगा हो गया, पूरी मार्केट बंद। अब पूरी मार्केट जब बंद हो गई तो इसमें जो व्यापार होता था, सामान खरीदा जाता था, ये भी तो बंद हो गया। अगर सामान खरीदना बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, अगर ये चीजें बंद हो गई तो इसकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अब एक जगह की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, ऐसे करके पूरे भारत में ठप हो जाए तो, अगर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए तो पूरा भारत बंद हो जाएगा। आए दिन वैसे भी मांग होती रहती है कि भारत बंद, भारत बंद। तो इसके वजह से अगर कोई भी अपनी दुकान बंद करता है या कोई भी जो अपने काम करने के योग्य होता है और वो काम नहीं करता है, तो किसी न किसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में रुकावट बन रहा है। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं काम कर लेता हूं और मैं बैठा हूं, उस दिन मैं काम नहीं कर रहा हूं या मैं छुट्टी पे हूं, तो अगर मैंने छुट्टी ली है तो मेरा काम रुका, और मेरा काम रुका तो भारत का जो आगे बढ़ने का प्रोसेस था उसमें थोड़ा सा ढीलापन हुआ। अगर मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए अब ये होता है कि मेरे वजह से क्या होता है आपके वजह से या मेरे वजह से ऐसे 1000, 500, 10,000 या 20,000, 1 लाख लोग छुट्टी ले लें तो पूरा भारत बंद हो जाएगा और फिर अर्थव्यवस्था एक तरीके से पीछे होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। और चूंकि मैं वीडियो थोड़ा सा लंबी कर देता हूं इसलिए ताकि चीज़ें ज़्यादातर क्लियर हो जाएं या कवर हो जाएं, इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो और भी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आगे ऐड होती जाएंगी। एक दो चीज़ था नशा को लेकर, नशा को बात की थी मैंने, लेकिन उसके ऊपर मैंने बात नहीं की, क्योंकि अगर यूथ, चलिए बात कर लेते हैं बेरोजगारी और नशा। अगर बेरोजगारी है कहीं पर, अगर कहीं पर बेरोजगारी है तो आप देख सकते हैं किसी न किसी तरीके से वहां पर उनको 500,000 रुपए देकर, जैसे कश्मीर में भी हो गया था या कहीं पर भी 500,000 रुपए देकर हम ये देखेंगे कि हम एक तरीके से कहा जाए
उनको अपने साथ में लाते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, उनसे मारपीट करवा देते हैं या उनसे दंगा करवा देते हैं, ये काम करवा देते हैं। नशा का भी यही हाल है, अगर कोई नशा कर रहा है तो उनको अपने साथ में लाएंगे, 1,000-500 रुपये देंगे और उनको किसी न किसी तरीके से उनसे दंगा, मारपीट, झगड़े और भी जो गलत काम है जितने भी हैं या जितने अपने पर्सनल काम हैं सब निकलवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से क्षेत्र में रुकावट बनती है, जिसका फायदा बाहर की एजेंसी उठाती है और हम लोगों को उससे अपने भारत को या अपने देश को बढ़ाने से रोकती है। तो ऐसे ही और भी तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हम लोग आपसे मैं आपके लिए कुछ स्पेशल ऐसा लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।